अमिताभ श्रीवास्तव सर, आपको क्या लगता है, आज हमने राहुल गांधी को एक नए अंदाज में देखा, नए तेवर, नए कॉन्फिडेंस में देखा। वो टी शर्ट की जगह पर संसद में कुर्ता पहनकर गए, सफेद कुर्ता, बिल्कुल नेता वाले अवतार में राहुल गांधी गए। क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज पर अभी बात कर ही रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक सर ने मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो फिर बॉडी लैंग्वेज पर भी आ जाते हैं कि राहुल गांधी की वो बॉडी लैंग्वेज क्या थी और नरेंद्र मोदी उनके बगल में बड़े बुझे बुझे से क्यों दिख रहे थे। और दूसरा ये कि एक तीर से जो दो निशाने चलाए गए हैं अमिताभ श्रीवास्तव सर, कि एक तरफ तो विपक्ष ने दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, के सुरेश जी से पर्चा भरवा दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, ऐसा है कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात है, तो आपने पाठक साहब ने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर ध्यान दें तो जब राहुल गांधी ओम बिरला की तरफ देख रहे थे, उस पूरे छोटे से एक दृश्य में राहुल गांधी जब ओम बिरला को देख रहे हैं, तो मोदी साहब जो कनखियों से राहुल गांधी को देख रहे हैं, है ना। और जब राहुल गांधी मोदी की आंख में आंख डालते हैं, तो मोदी जो है एकदम नीचे झुका करके तुरंत जो है उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ में लगते हैं। तो ये तो एक वो बहुत बड़ा, इट्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ थिंग, लेकिन वो उस छोटे से दृश्य में आपको जो बॉडी लैंग्वेज की बात है वो एकदम दिख जाती है, जिसका जिक्र राकेश जी ने भी किया और अभी पुष्पेंद्र जी ने भी जो बात कही कि जो मोदी साहब की जो लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज, उसमें ये बात है, वो परास्त होने वाला भाव तो है, लेकिन चूंकि वही बात है कि उनको ये बात माननी नहीं है, वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो है उनको जो बात अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी कही कि उनको कंटेन करने का जो एक जनादेश मिला है, उस कंटेनमेंट को वो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उसको दिखा रहे हैं किसी तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज वाली बात जो है एकदम साफ दिखाई दी। और दूसरी बात ये कि जो विपक्ष ने इस बार काम किया, ये जो चुनाव वाला जो पूरा दांव खेला, ये पूरा का पूरा जो है एक मैसेजिंग का था, एक पोस्चरिंग का दांव था। इसमें सबको मालूम है कि भाई नंबर गेम में जो है वो तो ठीक है, एनडीए के पास जो है 293 सांसद पहले से थे, और अगर मान लीजिए कुछ इंडिपेंडेंस का सहयोग मिल जाए, या जैसे कि राजशेखर रेड्डी की पार्टी ने कह दिया कि नहीं भाई, ऐसा कांग्रेस ने कहा कि भाई हम भी इनके साथ हैं, हम इनको समर्थन करेंगे ओम बिरला साहब को, तो नंबर उनके बढ़ जाते। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो अल्टीमेटली ओम बिरला जो चुने गए, या जिस तरीके से वो वॉइस वोट से चुने गए, वहां पे मत विभाजन नहीं हुआ, और विपक्ष ने भी जो है मत विभाजन के लिए प्रेस नहीं किया, जो अपने आप में ये दिखाता है कि विपक्ष की एक तरीके से कहा जाए एक बड़प्पन ही कहूंगा मैं उसको, कि विपक्ष ने मत विभाजन के लिए प्रेस नहीं किया, और किसी तरीके से ये मतलब उसने ये दिखा दिया कि देखिए हम आपके ट्रेडिशन का भी मान रख रहे हैं, जो ट्रेडिशन था कि भाई ठीक है चुनाव नहीं हुआ, मतलब वोटिंग नहीं हुई, है ना, लेकिन हमने अपनी अपनी दांव भी दिखा दिया कि नहीं, अगर आप जो है मतलब ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, ठीक है, हारे हारे जीते वो एक अलग बात है। देखिए ये जो है ये कुल मिलाकर के, जैसे कुल मिलाकर के आप जब कुश्ती उश्ती लड़ते हैं तो उसमें पहलवान जब आते हैं तो वो कुल मिला क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये कि जो कमजोर वाला होता है, जो दिखता है कमजोर है, या जैसे वो भी जो है कम से कम ताल तो ठोकता ही है ना, तो ताल ठोकने वाली बात ही, कांग्रेस ने ताल ठोकी और बढ़िया ताल ठोकी, तो वो सबने देख लिया कि हाँ भाई ठीक है ये है मामला, और ये इस तरीके से आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा जो गेम था, जैसे अब अगर कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के लिए कह रही थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो प्रधानमंत्री मतलब मान नहीं सकते थे। वो अगर मान जाते कि हाँ भाई, अगर वो कह देते कि हाँ भाई ठीक है ये कन्वेंशन रहा है और उस कन्वेंशन का हम पालन करेंगे, तो सारी बात खत्म हो जाती। राहुल गांधी ने कहा था, सबने कहा था कि भाई ठीक है आप डिप्टी स्पीकर की बात मान लीजिए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये चुनाव की नौबत ही नहीं आती, सुरेश जी का नामांकन ही नहीं होता। लेकिन वो बिल्कुल महाभारत के मतलब वो दुर्योधन की तरह हो गया मामला कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, तो सुई की नोक के बराबर जब जमीन नहीं दूंगा, तो वो तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे ना, 5 गांव ही तो मांगे थे, और क्या मांगे थे, वहां तक आ गए थे बेचारे कि 5 गांव दे दो, उसने कहा नहीं मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो उसके बाद फिर महाभारत हुई, और महाभारत में फिर क्या हुआ आपने देखा, तो मोदी जी जो 18 दिन महाभारत देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो 18 दिन की बात मोदी 18 का अंक गिना रहे थे मोदी, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि 18 दिन चली थी महाभारत। गीता में 18 अध्याय जरूर, लेकिन महाभारत में 18 दिन चली थी। तो ये ऐसा नहीं, 18 का अंक जो है वो हमेशा मोदी जी के उस मतलब सुभाषित के हिसाब से नहीं चलेगा। 18 के अंक में महाभारत भी आती है, और महाभारत में जो है क्या कहते हैं 18 अक्षौहिणी सेना थी, जो कि मतलब अंततः परास्त हो गई थी, वो सब जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मोदी जी जो है वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, विपक्ष को समझा रहे थे कि भाई आप सब्सक्राइब चाहती जनता, स्लोगन नहीं चाहती। जिस आदमी ने स्लोगन दिए पिछले 10 साल में, वो हमको बता रहा है कि स्लोगन नहीं चाहती जनता, मतलब सबका साथ सबका विकास से लेकर के आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, और खुद मोदी जी जिस तरीके से बातें करते रहे, सब कुछ मतलब सारा का सारा स्लोगनियरिंग पर टिकी है सरकार, नारेबाजी पर टिकी है सरकार पूरे 10 साल। तो वो ऐसा कह के मोदी जो है कुल मिलाकर के अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, अपनी जो नीतियां हैं, और वो ये दिख रहा है साफ साफ कि अभी भी, जैसा मैंने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में
वो एक भाव है कि हाँ, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि विपक्ष इतना बढ़ करके आ गया है और विपक्ष जो है वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए। क्योंकि देखिए अब जो है वो राहुल गांधी को जैसा आपने खुद भी कहा कि अब तो राहुल गांधी के साथ उनको बैठना पड़ेगा ना। अब राहुल गांधी जो है लेखा समिति में होंगे, वो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखेंगे, तमाम जगह नियुक्तियों में उनका दखल रहेगा, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे कोई हो। तो वो सारी की सारी बातों में उनको मोदी जी को उनको साथ रखना पड़ेगा। तो अब जो है मजबूरी होगी मोदी जी को कि राहुल गांधी को सुने। अब वो उस तरीके से नहीं कर सकते कि जो है उनकी आवाज दबा दी जाए या उनको उनकी सदस्यता ले ली जाए, कुछ भी कर दिया जाए। वो सारा का सारा मामला अब इनके लिए भी एकदम जहर के घूंट पीने वाली बात है। तो वो जहर के घूंट पी करके पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आज उसने अपना तेवर दिखाया है और खासतौर से चूंकि अखिलेश यादव का जिक्र हुआ यहाँ पे, उससे एकदम साफ हो गया कि इस बार सदन के अंदर बहुत बढ़िया एक हमको जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बढ़िया एक संतुलन देखने को मिलेगा। विपक्ष भी जो है बढ़ करके आएगा, जम करके अपनी बात रखेगा और कहीं ना और मैट पर लेने की कोशिश करेगा इनको, बिल्कुल। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री क्योंकि दुश्मनी दिखाई दे रही है इस तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। संतुलन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। संतुलन का मतलब सिर्फ ये मेरे कहने का अर्थ है कि विपक्ष जो है उसकी आवाज इस बार ज्यादा है, तो विपक्ष जो है अपनी बात को दमदार तरीके से कहेगा और वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जैसे इमरजेंसी की बात ले लीजिए, अब बिल्कुल सही बात कही मलिक साहब ने कि इमरजेंसी का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। 50 साल हो गए उस बात को, और 50 इमरजेंसी के मुद्दे पर इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांगने के बाद जनता ने उनको माफ भी कर दिया और फिर दोबारा चुनाव जिता करके भेजा। तो उसके बाद तो वो सारी बात खत्म हो गई थी वहां पे ना, इमरजेंसी। हालांकि उसके बाद भी चलिए राहुल सबने कहा कि भाई ठीक है, गलती हो गई, गलती थी। तो उसके बाद जो है जनता जो है जब वोट देती है तो वो वर्तमान और भविष्य के आधार पर वोट देती है, वो अतीत के आधार पर वोट नहीं देती। नहीं तो बीजेपी को वोट क्यों मिलने चाहिए? बीजेपी भाई वो तो कहा जा सकता है ना कि भाई इन्होंने ये काम किया, इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाई, इन्होंने आजादी में की लड़ाई में कभी भाई हिस्सा नहीं लिया, जनसंघ वालों ने कुछ नहीं किया, ये इनकी विचारधारा जो है गांधी जी के हत्यारों के साथ मिलती जुलती है। तो बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। तो वो बहुत सारी बातें जनता जब देखती है तो आप आज के युवा के सवाल है, नीट का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, तमाम सारी बातें उन पर आप बात कीजिए, बजाय इसके कि आप गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं। यही गले मुर्दे उखाड़ने का काम पिछले 10 साल मोदी ने किया। हर बात में नेहरू जी को सामने ले आना, हर बात में इंदिरा गांधी को ले आना सामने, जबकि उनके मन में यही बलबलाता रहता है कि मैं कैसे इंदिरा जी जैसा बन जाऊं, कैसे मैं नेहरू जैसा स्टेट्समैन बन जाऊं, कैसे इंदिरा जैसा जो है डिक्टेटर बन जाऊं, कि मतलब पार्टी में मतलब इंदिरा इज इंडिया की जगह मोदी इज इंडिया हो जाओ। तो वही गया मोदी को मतलब सब लोग भगवान का रूप मानने लग गए। खुद ही उन्होंने कह दिया मैं भगवान का रूप। आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं नई संसद को, नई सरकार को, नए नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी के नए तेवर को, विपक्ष के नए कॉन्फिडेंस को, विपक्ष के नए जोश को कैसे देख रहे हैं? इसका विश्लेषण क्या करेंगे अमिताभ सर? देखिए राहुल गांधी, अभी मलिक साहब और पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही। मलिक साहब ने उनकी जो हजारों किलोमीटर यात्राओं का जिक्र किया, पाठक साहब ने जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि जो देवव्रत साहब ने जो चिट्ठियां लिखी थी इंदिरा गांधी की, आप जब प्रस्ताव पारित करते, देखिए क्या है कि ये जब आपको अपने पुराने जो आपका जो अतीत है, आपको उसका ज्ञान नहीं है या उसका भान नहीं है, या आपको उसका मतलब कहना चाहिए स्मरण नहीं है, तब आप ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। आरएसएस ने तो उस समय इमरजेंसी का समर्थन किया था ना, ये सब हम लोग जानते हैं, ये सबने पढ़ा है, सबने, ये मलिक साहब और पाठक साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप आज अगर निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो आप तो आरएसएस के निंदा आप कर रहे हैं, निंदा, चलिए ठीक है, आप करो निंदा प्रस्ताव पारित। तो आपने भागवत साहब को एक और मौका दे दिया है ना। तो आप क्योंकि वो तो अनुशासन पर्व था ना, अनुशासन पर्व कहा गया था उसको एक तरीके से। तो ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा प्रज्ञा, इस तरह की उलटबांसियां है ना, इनको उल्टी पड़ेंगी। जो बात हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष इस बार आया है, वो सिर्फ अपनी संख्या के बल पर बढ़ करके नहीं आया, उसमें एक परिपक्वता दिख रही है, जो मैच्योरिटी दिख रही है। जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दे उठाए, जिस तरीके से विपक्ष ने जनता के बीच जाकर के, जनता के साथ जुड़ करके काम किया। आप राहुल गांधी की छोटी सी बात देखिए, जब उन्होंने कल सांसद की शपथ ली, वो जो है प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाते हैं, फिर उसका जब जा रहे होते हैं पलट करके उस कर्मचारी के पास आते हैं, पलट करके उससे हाथ मिलाते हैं, है ना, और जो पीछे खड़ा होता है उसको वेव करते हैं। तो ये जो आपकी जो इंसानियत है, आपके अंदर जो सहज मानवीयता है, यानी जो बहुत सिंपल सा एक जेस्चर है आपका, एक जेंटलमैन वाला, कि भाई आपके आसपास जो लोग खड़े उनको सबको आपने नमस्कार किया विदाउट थिंकिंग कि भाई इसका ओहदा क्या है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को बहुत सारे लोग प्रोटेम स्पीकर को नमस्कार कर लिया, बहुत हो गया, चलेगा नीचे, लेकिन वो रुके, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को नमस्कार किया, मेहताब साहब को, उसके बाद फिर वो जो बंदा खड़ा था पीछे उसको उन्होंने हाथ मिलाया, हाथ आगे बढ़ा करके। तो ये दिखाता है कि ये विपक्ष में जो है
तमीज है, तहजीब है, मैच्योरिटी है और साथ साथ अपने बातों को कहने का सलीका है और धार है। धार जो आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों ने दिखाई और जो अभी कश्मीर की बात कर रहे थे, बहुत सारे सबने, यहाँ तक कि हरसिमरत कौर बादल को देखिए, अकेली अकेली अकाली दल की सांसद थी, उन्होंने भी कहा कि भाई ना तो हम इधर है ना उधर है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आप जो हमारी आवाज को दबाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बिरला से क्या हमने आपको मौका नहीं दिया था क्या? तो पता नहीं पिछली बार जो दिया था इससे ज्यादा देना पड़ेगा इस बार। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकार पर भी ये दबाव रहेगा कि ये जो है वो विपक्ष के सारे मुद्दों को सुने और विपक्ष जो मुद्दा उठाए उस पर सरकार से जवाब मांगने के लिए सरकार को मतलब सरकार से जवाब मांगे कि भाई अगर नीट का मामला चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान बताएं, अब आप सोचिए कि आज नीट की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी यहाँ हो रही थी कि सीबीआई छापे मार रही है। उत्तर प्रदेश में तो जो ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक है उन्हीं का नाम आ रहा है नीट के पर्चा लीक में, बेदी राम करके उनका नाम है, उनका नाम तो सब जगह चल गया है कि वो, और वो उनका धड़ल्ले से सब जगह चल रहा है कि भाई ये तो कराते थे और वो चौड़े से कराते थे और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मोदी योगी सबके साथ है। उनकी तो फोटोएं चल रही है सोशल मीडिया पर के केशव मौर्य के साथ खड़े हुए, किसी के साथ खड़े हुए। तो अगर ऐसा आदमी, ऐसा जो कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड एक तरीके से कहा जा रहा है ना, तो वो अगर आपके साथ है और आप इधर उधर आप विपक्ष पर जो है क्या कहते हैं जाल फेंक रहे हो, विपक्ष को घेरने में डाल रहे हो, तो ये तो आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो ये सारी बातें आएंगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, वो उसको प्रधानमंत्री के साथ बैठना, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से उनको रुतबा मिला हुआ है। तो वो जो है वो अब हर जगह बैठेंगे और हर जगह सरकार के काम में जो है वो क्या कहते हैं नुक्ताचीनी करने का उनका अधिकार होगा और वो जो है वो उनकी जो भी नुक्ताचीनी होगी उसको सरकार को काउंटर करना पड़ेगा, सरकार को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये सरकार के लिए एक सरदर्द जो है वो एक सरदर्द ही है। ये इसीलिए मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इसमें थोड़ा सा बुझापन दिख रहा है हम लोगों को, तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक जो उनकी अकड़ थी सारी, उस अकड़ में कहीं ना कहीं उस अकड़ के गुब्बारे में पिन चुभो दी गई है और इस बार वो धीरे धीरे करके हमको दिख रहा है कि वो जो है वो सारा का सारा जो है उनका चेहरा मलिन हो गया है, चेहरे में वो जोश नहीं है जो वो सोच रहे थे कि हाँ हम जो है जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर कर लेंगे या 400 पार आ जाएंगे। वो सब ठीक है, रिकॉर्ड के नाम पर रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम कह सके यहाँ भाई मोदी जी ने कुछ बहुत ऐसा जबरदस्त अचीव कर लिया, क्योंकि आपने 370 भी नहीं, आप 370 भी नहीं पहुंचे, 300 भी नहीं पहुंचे, बीजेपी तो अपने बूते पर क्या कहते हैं 240 पर ही रह गई। तो ये सारी बातें जो है ये जनता ने जो मैसेज दिया है, जनता ने जो बात अभी पुष्पेंद्र जी कहकर गए कि कंटेन करने का मैसेज दिया है, वो कंटेन करने वाला मैसेज अगर ये समझेंगे तो अपने स्वभाव को अगर विनम्र बनाकर करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी मलिक जी और राकेश ने भी कहा कि वो मतलब बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम वाली बात है, तो वो जो है उनके अंदर ऐसा दिख रहा है, अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस बार जो है कन्फ्रंटेशन जो है हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और उस कन्फ्रंटेशन में विपक्ष की तरफ से हमको बहुत एक सुनियोजित तरीके की मतलब नीति दिखेगी और एक धार दिखाई देगी विपक्ष में, क्योंकि इस बार विपक्ष की तरफ से बोलने वाले अच्छे लोग हैं, तो वो अच्छा खेमा बनकर के आए, काफी अच्छे लोग हैं। तो जैसे अब आप देखिए कि लगातार जो है अखिलेश यादव अपने साथ में अवधेश प्रसाद जी को रखे हुए हैं साथ में, वो उनके बगल में बैठाते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे नरेंद्र मोदी जी के सामने आई कांटेक्ट मैच कर रहा है, वो एकदम छाती पे छुरी जो ना सीने पे उगलने वाला बात कि देखो तुम अयोध्या करते थे, ये तुम्हारे ये देखो बैठे हैं हमारे अयोध्या के हीरो। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं वो छाती पे मूंग डालने वाली बात है और छाती पे पत्थर रख के मोदी जी को ये सब झेलना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ये विपक्ष इस बार जो आया है, सिर्फ संख्या बल का मामला नहीं है, इसका जो हौसला है वो बहुत बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ हौसला जो है हमको आज अब जो है वो हर बार दिखाई देगा, हर सत्र में दिखाई देगा। अभी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसके बाद जब उस पर चर्चा होगी, उस चर्चा में जो है क्या कहते हैं जो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, अमूमन जैसा कि होता ही है कि जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो सरकार की नीतियों की विपक्ष जो है हमेशा आलोचना करता है। इस बार तो उसके पास बहुत जबरदस्त मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, जो कि देश के इतने सारे छात्रों और युवाओं के साथ आपने खिलवाड़ जो किया है परीक्षाओं को लेकर के, सरकार की कोई नीति ही नहीं है इस पर। मतलब शिक्षा मंत्री पहले इनकारी करते रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, हफ्ते भर बाद उनको घोषणा कि नहीं तुम्हारा गड़बड़ हो गया, तो उनका नहीं ठीक है मैं माफी मांगता हूँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, बड़ा। तो ये जो चीजें हो रही है इस बार सरकार को ये सब बचाना बहुत बहुत मुश्किल पड़ने वाला है और विपक्ष के तेवर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेंगे। और ये मुझे लगता है लोकतंत्र के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ आते हैं तो वो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम करता है और इस बार सरकार को वो चेक एंड बैलेंस झेलने पड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल, अमिताभ सर, पुष्पेंद्र सर ने ये बात कही थी कि विपक्ष जो है वो स्पीकर का चुनाव हार करके भी जीत गया, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप?
वो देखिए वो पुष्पेंद्र जी ने बड़ी बढ़िया बात कही थी। वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर फिल्म का डायलॉग था ना, तो ये बाजीगर इस बार विपक्ष जो है वो आप समझ लीजिए कि जैसा हम सभी लोग कह रहे हैं लगातार कि ये विपक्ष स्पीकर का चुनाव जो है वो उसमें संख्या बल के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो विपक्ष को भी मालूम था, लेकिन ये पॉस्चरिंग थी। और वो पॉस्चरिंग इसलिए थी कि वो आपको दिखाना चाहते थे कि भाई आपके हर डिक्टेट के आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मान सकते, यानी एक जो कन्वेंशन की बात है कि भाई आप डिप्टी स्पीकर का पद हमको दे दीजिए, और मोदी साहब अगर वो दे देते तो कोई बात नहीं थी। बड़प्पन उनको दिखाना चाहिए था, बड़प्पन बीजेपी को दिखाना चाहिए था दरअसल। क्योंकि जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है, अब तक ये हमेशा देखा गया है कि भाई कांग्रेस की पुरानी सरकारों में देखा गया कि भाई डिप्टी स्पीकर अगर कांग्रेस का था तो सॉरी स्पीकर अगर कांग्रेस का था तो डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष की किसी पार्टी का हो गया, चाहे वो तब भी दुराई हो, चाहे और तमाम सारे लोग अपने करिया मुंडा वगैरह सब तमाम सारे लोग बने। तो ये जो बातें हैं, ये अगर मोदी साहब ने इसका ध्यान रखा होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं रखा इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं वो बात अब करनी पड़ेगी। जैसे अभी बड़ी अच्छी बात है मलिक साहब कहते हैं ना अयोध्या वगैरह की बात में उनका कि भाई अब जो है सारे सवाल उठाए जाएंगे कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखिए अयोध्या में तो वहां पुजारी कह रहे हैं कि मंदिर टपक रहा है, मंदिर की छत टपक रही है बारिश में। अब इतना बड़ा आपने भव्य राम मंदिर बनाया है और उसी की छत टपकने लग गई है, तो क्या कहते हैं ये सारा ये तो आपके साथ आपको बैकफायर करेगा ना। इस पर जो है विपक्ष आपसे चुटकी भी देगा, आपसे सवाल भी पूछेगा, आपको घेरेगा भी कि आपने वहां क्या डेवलपमेंट किया। अब वहां जो एरो सिटी का आपको अल्टीमेटली प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप करना पड़ा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो ये अब सामने आएंगी धीरे धीरे, और उनको लेकर के सरकार को घेरा जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार के बहाने घेरा जाए या अन्यत्र घेरा जाए। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो अब सेशन होगा, अब जो ये पार्लियामेंट चलेगी, इस पार्लियामेंट में विपक्ष जो है वो जिस तरीके से आया और जिन तेवरों के साथ आया, सिर्फ नंबर का मामला नहीं है, तेवर जो है उसके वो भी जो है वो तेवर जो है वो दिखाएंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा मैट पर रखने की कोशिश, यानी वो सरकार को हमेशा वो एक चित करने की कोशिश करेगा। चित करने के लिए जो उसके पास जो है इस बार अच्छे महारथी मौजूद हैं, अच्छे दांव मौजूद हैं, सरकार की कृपा से उसके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इसलिए वो हमेशा लगातार आप देखेंगे जितने भी आगे सेशन चलेंगे, अभी राष्ट्रपति अभी भाषण पर जब चर्चा होगी उसी में हम लोग को दिख जाएगा, उसमें उसके बाद हम लोग आगे भी कभी चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस बार ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमको दिखेगा कि विपक्ष जो है किस तरीके से उठाता है। तो ये उम्मीद है कि ये जिस तरीके जो परिपक्वता जो है विपक्ष में दिख रही है उसका हमको एक बहुत अच्छा मतलब लोकतांत्रिक माहौल जो है देखने को मिलेगा।